नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीटो ऐप पर। और क्विक वीटो के इस नए एपिसोड में हम बात कर रहे हैं लगातार कि वर्ल्ड कप हमारा है और इस वर्ल्ड कप के सफर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टर्बुलेंस जरूर आया था जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जिम्बाब्वे को जिस तरीके से टीम इंडिया ने रौंदा है, लग रहा है कि गाड़ी वापस पटरी पर लौट चुकी है। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। अब टीम इंडिया को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो रास्ता साफ है, वेस्ट इंडीज को हराओ, सेमीफाइनल में जाओ। सिंपल सा यहां पर एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल टीम इंडिया को खेलना है। 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मुकाबला खेला जाएगा। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। टीम में क्या अब कुछ कमियां अभी भी नजर आ रही हैं या फिर टीम अब एकदम सटीक अंदाज में जाती हुई नजर आ रही है, एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर बातचीत मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स गुरु समीप राजगुरु। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और आप सबका भी स्वागत है। और जैसा कि आपने कहा, चिराग ने कहा है ना, हमारे इंडिया टीवी क्रिकेट के चिराग है ना, इन्होंने कहा है कि अब वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बिल्कुल एकदम ये मतलब एक ऐसा मुकाबला है जहां पर हारना जो है मना है और एक ही ऑप्शन है टीम इंडिया के पास, सिर्फ जीतना है। लेकिन आपने अपनी बातों में एक और चीज कहा, कई सारे टर्बुलेंसेस दिखे हैं, एक टर्बुलेंस नहीं दिखा है। हर बार आप हर मैच में ही टर्बुलेंस दिखा है, सिवाय पाकिस्तान को अगर आप छोड़ दें। हर जगह आपका प्लेन जो है थोड़ा बहुत ऐसा लगा है कि हवा के झोंकों में जो है वो लहरा रहा है। तो वो टर्बुलेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। टीम आप अगर कहें कि पूरी तरीके से क्या सेट है, तो मुझे लगता है कि 100% नहीं। जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत मिली और 72 रनों की जीत, 120 रनों की जीत भी हो सकती थी। वहां पर आपने कुछ ऐसे थोड़ा ढीलापन दिखाया, या मैं कहूँ कप्तानी में कहीं ना कहीं एक फैसले ऐसे लिए। हाँ, कुछ फैसले कप्तानी में वो इंटेंसिटी की कहीं ना कहीं ड्रॉप नजर आया, थोड़ा इंटेंसिटी गिरी, जिसकी वजह से जो मैच आप 100 रन से ज्यादा से जीत सकते थे, आप 72 रनों से जीते। तो कई सारे पहलू हैं, लेकिन अब वो सारी पुरानी बातें। अब आपको 1 तारीख को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन में मुकाबला जीतना है। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें इस पर अब बातचीत करनी चाहिए कि कैसे इस मैच को हम जीत सकते हैं। आप सब भी लगाएं अपनी अपनी स्ट्रैटेजी और बताएं कि कैसे टीम इंडिया जो है इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल खेल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेमीफाइनल की दौड़ की हमारी रणनीति क्या हो। बिल्कुल, रणनीति भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपल है। वेस्ट इंडीज को हरा देते हो तो आप सीधे पहुंच जाओगे सेमीफाइनल में। और जो आपने कहा 72 रनों की जीत जो है वो बड़ी हो सकती थी, वो 120 रनों की भी हो सकती थी। नेट रन रेट सुधारा जा सकता था, क्योंकि अगर कोलकाता में वॉश आउट हुआ, यानी कि मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, तो वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि उनका नेट रन रेट हमसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक राहत की खबर मैं आपको दे देता हूं कि बारिश की कोई भी आशंका नहीं है। करेक्ट, तो बारिश आने वाली नहीं है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो ये चीज थोड़ी सी राहत जरूर देती है। लेकिन टीम इंडिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार मिली 76 रनों से, उसके बाद जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराया, इस बीच कुछ ना कुछ काम जरूर किया होगा। इस बीच कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स हमें मिले। सबसे पहले मैं पॉजिटिव्स पर ही बात करना चाहूंगा। बिल्कुल, ओपनिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। पहले ओवर में कोई भी पार्ट टाइम स्पिनर आता था, वो हमारे एक ओपनर की विकेट उखाड़ कर ले जाता था, तो वहां से पूरा जो मोमेंटम है वो खराब होता ही चला जाता था और हम एक बड़े स्कोर की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। अब क्या हुआ, अगर हम बात करें जिम्बाब्वे के खिलाफ, संजू सैमसन को इंक्लूड किया, सिर्फ इंक्लूड ही नहीं किया, उनसे ओपनिंग भी करवाई अभिषेक शर्मा के साथ। 3 नंबर पे ईशान किशन को खिसकाया, 48 रनों की ओपनिंग साझेदारी देखने को मिली, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। ये पॉजिटिव मिला। तिलक वर्मा जो कि स्लो खेल रहे थे, उनको नंबर 5 पे एक फिनिशिंग रोल मिला, तो वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके चले गए। तो यहां पर कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर से रिलेटेड जो आपकी समस्याएं थी, क्या वो इस संजू सैमसन के इंक्लूजन से पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो चुकी हैं? 2-3 चीजें दिमाग में घूम रही थी मेरे, और टीम इंडिया के प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट तो हुए ही हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वेस्ट इंडीज को एक बड़ी हार मिली है ना 9 विकेट की जी, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था 26 तारीख को, पहला मैच 3 बजे मैच था अहमदाबाद में, और वेस्ट इंडीज ने बड़ा कमाल का प्रदर्शन किया उस मैच में। मैं बताऊंगा कि 8वें विकेट पे 89 रनों की साझेदारी करके आपने स्कोर को 176 तक पहुंचाया। तो मुझे लगा कि वेस्ट इंडीज ने कैरेक्टर दिखाया, थोड़ा मोमेंटम उनके पास गया। इससे पहले कि इंडिया में आए, ये बात इसलिए करना जरूरी है, आप समझो कि इसका कनेक्शन क्या है। कनेक्शन ये है कि उसके बाद एडन मार्कर ने जिस तरीके से बैटिंग की और उनके साथ उनके साथी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने अच्छी बल्लेबाजी की, रायन रिकल्टन ने, है ना, रिकल्टन है ना, तो रायन रिकल्टन ने जिस तरीके से, दोनों ने मिलकर जिस तरीके से बैटिंग की, और वेस्ट इंडीज को जिस तरीके से मतलब देसी और उसमें बोले ना क्रूड लैंग्वेज में धक्के मार के मैच से बाहर 9 विकेट से जीते, नो डाउट।
16.4 ओवर में आपने मैच खत्म कर दिया, बोला चलो बढ़ लो यहां से, है ना, तुम हमारे आसपास नहीं आते। बिल्कुल। तो ये चीज टीम इंडिया के लिए वरदान है, सिर्फ जीती नहीं है, जिस तरीके से आपने वेस्ट इंडीज को हराया है साउथ अफ्रीका ने ना, वेस्ट इंडीज का कॉन्फिडेंस और वेस्ट इंडीज का विनिंग मोमेंटम जो कि बड़ा जबरदस्त चल रहा था चिराग, वो टूटा है ना, वो हमारे बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जो बैट्समैन है ना वो मोमेंटम वाले बैट्समैन है। आप हेटमायर की बात करो, ब्रैंडन किंग की बात करो, शे होप की बात करो, रदरफोर्ड की बात करो, है ना, जितने भी ये बैट्समैन हैं ये बड़े मोमेंटम वाले बैट्समैन है। एक बार मोमेंटम इनका चलने लगता है तो ये फिर रुकते नहीं है, एक बार टूटता है तो फिर मोमेंटम इनका आता भी नहीं है। तो ये चीज जो है ना, कल 26 तारीख को जो है साउथ अफ्रीका ने इस मोमेंटम को ब्रेक किया है, सारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को उन्होंने जल्दी चलता किया है। तो ये चीज मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके बाद हम वेस्ट इंडीज की टीम में गोता लगाएंगे और अब बात करते हैं टीम इंडिया के प्रॉब्लम्स क्या सॉर्ट आउट हो गए। यस, टीम इंडिया के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता था, और जब ये किया गया तो ये सही दवाई साबित हुई। बिल्कुल। संजू सैमसन से ओपन कराना, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, है ना, ये जैसे मार्च पास्ट होता है, राइट लेफ्ट, तो ये कॉम्बिनेशन भी टीम इंडिया का लगातार चल रहा था, जिसको सडनली हमने रोककर लेफ्ट 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 कर दिया था। तो ये लेफ्ट ही हो गया था हमारा परफॉर्मेंस। तो गौतम गंभीर को शुक्र याद आया कि वो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो पुराने फॉर्मूला, सक्सेसफुल फॉर्मूला में लौट के आए, तो वो चीज सॉर्ट आउट तो हो गई। आपकी बैटिंग सॉर्ट आउट हुई है, और बैटिंग में सबसे बड़ी बात ये कि बीच में कहीं पे ऐसा लगा अगर कि भाई आज 250 बनने चाहिए या 230-35 बनने चाहिए, तो 256 बनाकर आपने दिए। भले जिम्बाब्वे की टीम थी, लेकिन आप कितना अंडर प्रेशर थे, आप मतलब ऐसी हालत में थे कि कई बार जो थे यंगस्टर्स जो थे वो ब्रेक हो सकते थे। मेक और ब्रेक मैच था बहुतों के लिए। तो अभिषेक शर्मा का जिस तरीके से बैटिंग करना, बीच में रुकना, उन्होंने खुद भी कहा मैं भी चाहता था कि 8-10 गेंदें तो खेलूं, मैं तो खेल ही नहीं रहा था, तो उन्होंने खेला। और संजू सैमसन के साथ संजू उनके लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं, क्योंकि संजू भी उनको सिंपल कर रहे हैं। संजू ने भी अपने पोस्ट मैच में ये कहा कि आपने संजू अभिषेक को क्या कहा, उन्होंने कहा अभिषेक को कहा जैसी बॉल है वैसी मार, सिंपल रख गेम को, बॉल देख और मार। तो ये चीज संजू को भी क्लैरिटी है, और संजू ने अभिषेक के साथ जो शेयर किया है, तो मुझे लगता है ओवरऑल जो आपने देखा कि जितनी प्रॉब्लम्स आपकी टीम में आ रही थी पिछले 5 मैचेस से, सब ओपनिंग के ना चलने से। ओपनिंग चल पड़ी, सब चल पड़े। तिलक वर्मा क्या कर रहे थे भाई, 275 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, नॉट आउट 44, और वो 50 रन, 225, 237 के स्ट्राइक रेट से। हार्दिक पांड्या मतलब 6 बल्लेबाज जिन्होंने कल 150 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से खेला, और वो भी एक रिकॉर्ड है, आज तक वर्ल्ड कप में किसी टीम ने ऐसा नहीं किया। 20 रन का कट ऑफ स्कोर था, चिराग ने ये रिकॉर्ड मुझे बताया था कि 20 रन कम से कम बने हो, और 150 का स्ट्राइक रेट 6 बल्लेबाजों ने। तो बल्लेबाजी के लिहाज से मुझे लगता है कि आप इन प्लेस हो, और जो मोमेंटम टूटा है वेस्ट इंडीज का साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये दोनों चीजें हमारे बहुत बड़े एडवांटेज इस बड़े मैच से। थोड़ा सोशल मीडिया में मैं गोता खाना चाहता हूँ। सोशल मीडिया तो बड़ा डरावना है यार, डरावना है। और ये चीज़ कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत आई है, तो इस जीत को आप उतना ज़्यादा ये मत मानो कि आपकी टीम में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं या आपकी बल्लेबाजी सॉर्ट आउट हो गई, क्योंकि इसका एक और एग्जाम्पल है। जब मैं सोशल मीडिया पर चीज़ें देखता हूँ ना, मुझे भी लगता है नहीं यार, कोई टीम छोटी बड़ी नहीं है, अगर वो सुपर 8 में पहुंची है तो डेफिनेटली वो अच्छी टीम होगी, तभी सुपर 8 में पहुंची है। लेकिन जो प्लानिंग बाकी टीमें कर रही थी, क्या वो प्लान जिम्बाब्वे ने एग्जीक्यूट किए? मेरे हिसाब से नहीं। आपने स्पिनर से क्या टीम इंडिया को पहले टेस्ट करने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं की गई। जो विकेट पे स्लोअर वंस बिल्कुल इफेक्टिव नहीं थे, वहां पर जिम्बाब्वे की टीम लगातार स्लोअर वंस कराई जा रही थी, रन्स पड़ रहे थे, तब भी उन्होंने अपने प्लान में बदलाव नहीं किया। तो सोशल मीडिया की कहीं ना कहीं ये बात मुझे किसी हद तक ठीक भी लगती है कि ये 256 शायद इंडिया ने नहीं बनाई, ये जिम्बाब्वे ने पढ़वाए हैं 256। नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं प्लानिंग उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं की। टीम इंडिया में भी पैनिक था यार चिराग। आप ऐसे मैच में आप भी ठीक है, हम और आप इंडिया नहीं खेलते हैं, लेकिन हम टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते हैं, और टूर्नामेंट में हम जब एकदम बाहर होने की कगार पे होते हैं, तो हमारी कितनी हालत खराब होती है यार। और उस समय आप मतलब शॉट मारो तो आप शॉट मारना भी है और विकेट भी नहीं देना है, ये जो स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में स्कोर करना, चाहे वो स्लोअर वंस कर रहे थे, चाहे वो स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक्स कर रहे थे, आपको अपना गेम खेलना था यार। और अगर आप देखो इस चेन्नई के मैदान छोटा भी नहीं था, आपने यार बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के लगाए हैं, आपने बहुत अच्छे हिट्स किए हैं, मिस हिट्स नहीं थे आपके। तो मैं ये नहीं मानता कि जो सोशल मीडिया कह रही है ना, और इस स्लोअर वंस, इनकी स्ट्रैटेजी में गलती की है, ये सारी चीज़ें इंडिया पर इस समय इसलिए लागू नहीं होती क्योंकि इंडिया इस समय बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहा है, वर्ल्ड कप खेल रहा है, और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने के कगार पे खड़ा हुआ था कल जब वो आए हैं, हम सबकी धड़कनें तेज हो रही थी, हम सबका दिल थोड़ा सा बैठा हुआ था कि यार ये हो क्या रहा है।
है ना, उन्होंने उस स्थिति में आके इतना अच्छा परफॉर्म किया, ऐसा लगा ही नहीं कि इन पर प्रेशर था जी। और ये मैंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी कहा था कि भाई एक ऐसा मौका भी आएगा कभी कभार कि आप पहचान नहीं पाओगे ये वही टीम है जो आप बायलैटरल सीरीज में देख रहे हो। बायलैटरल सीरीज में ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया की नंबर 1 तो है ही है, ये तो ऐसा लग रहा है किसी और प्लेनेट से आई है, इतना जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है और सडनली वर्ल्ड कप में आती क्रिकेट खेलना भूल गई। तो ये भी होता है। तो कल मैं ये नहीं मानता कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच था इंडिया का और जिम्बाब्वे ने हल्का किया और गेंदबाजी ठीक नहीं की इसलिए इंडिया बना गया, मैं नहीं मानता बॉस, क्योंकि प्रेशर पार्ट को आप हटा नहीं सकते हो। प्रेशर की वजह से आप बॉलिंग कैसी भी हुई है, आपके दिमाग में ना बैक ऑफ योर माइंड आप बहुत अंडर प्रेशर थे। आप देख लो हार्दिक की बैटिंग देख लो, तिलक की बॉडी लैंग्वेज देखो, कल बैटिंग में बॉडी लैंग्वेज देखो आप। बिल्कुल जिम्बाब्वे के खिलाफ जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतनी सीरियस, इतनी इंटेंस थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई जो जंग लड़ रहे हैं, है ना, करो या मरो की लड़ाई वाकई में वो दिख रही थी, करो या मरो की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। तो ये अगर आप बॉलिंग की बात करोगे, स्लोअर वंस की, अगर आप वेस्टइंडीज की बॉलिंग लाइनअप पे अटैक पे ध्यान दोगे तो कल उन्होंने अकील हुसैन को बाहर बिठा कर रखा, एक गलती की उन्होंने, बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन अगर उसको ले भी आते हैं इंडिया के खिलाफ ईडन गार्डन्स में, उनकी बॉलिंग लाइनअप में दम मुझे दिख नहीं रहा ज़्यादा। अगर आप देखो मैथ्यू फोर्ड, रोमारियो शेपर्ड, जेसन होल्डर खास नहीं है ना, शमार जोसेफ मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन कल 2 में 24 का है, लेकिन वो एक अलग बात है ना। तो गुडकेश मोती और रॉस्टन चेज शायद ये ना रहे और उसके इनकी जगह वो आ जाए, शायद अकील हुसैन आ जाए कुछ। तो ये मुझे वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में भी इतना पैनापन नहीं दिख रहा है, इतनी वैरायटी नहीं दिख रही है कि उनके पास साउथ अफ्रीका की स्पिन थोड़ी सी कमजोर है, बट उनके फास्ट बॉलिंग में इतने वैरायटी है। बिल्कुल, लेकिन मुझे वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में भी इतना दम नहीं दिख रहा है कि वो आप जिम्बाब्वे से बहुत आगे रखो उनकी गेंदबाजी। तो ये चीज़ तो है, लेकिन हमारी गेंदबाजी को क्या हुआ इस पर भी बातचीत करेंगे। क्या वो गेंदबाजी बल्लेबाजी के लिए आई तो गेंदबाजी की लय चली गई, क्या ऐसा कुछ भी देखने को मिला है? ये मैं आपसे सहमत हूँ और ये हम बात भी कर रहे थे कि हमारी बॉलिंग सडनली वीक क्यों लग रही है जी, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि कल की जो बात थी जब जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेल रहे थे, जो मैंने शुरुआत में बात की, आप इस मैच को 72 रनों से जीतते हो, 256 रन करके, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप भले ही मैं बारिश नहीं आपने कहा, लेकिन आप मौसम के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, सडनली कुछ भी हो सकता है और मैच अगर अबैंडन हो गया तो आपके पॉइंट्स शेयर हो गए तो आप बाहर हो जाओगे। बिल्कुल। तो आप सबसे पहली चीज़, आप वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हो, तो ये बॉलिंग में ना कल इंटेंसिटी ड्रॉप हुई टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ, ये चीज़ नहीं हो सकती है। और आपके बॉलर्स की अगर हम बात करें, जब अर्शदीप आते हैं बाद में सेकंड स्पेल में, थर्ड स्पेल में जब आते हैं, तो देखो उसको अनप्लेबल हो गया था वो भी, क्योंकि वो इंटेंसिटी के साथ आया और सीरियस बॉलिंग करने लगा। तो मुझे लगता है कि बॉलिंग कंसर्न इस वजह से है कि आप इस तरीके से इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं कर सकते। इससे होता है कि ये आदत लग जाती है और सडनली आपको मार खा जाने से आपका कॉन्फिडेंस जा सकता है, जैसे कि शिवम दुबे एग्जैक्टली 2 ओवर में कितने दे दिए थे आपने? 46 है ना, 40 रन अगर आप 2 ओवर में दे दो तो आपका कॉन्फिडेंस फॉर नेक्स्ट अपकमिंग मैचेस खराब हो सकता है। आपका 2 नो बॉल्स, 3-3, 4-4 वाइड्स, हाँ वो एक्स्ट्रा डिलीवरीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिलीवरी। और ये सिर्फ इस मैच में नहीं, पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हमने देखा था कि जो प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहे थे उसमें वाइड्स ज्यादा जा रही थी, वाइड यॉर्कर्स कम जा रही थी। तो वो ऐसा नहीं है कि एक मैच में दिखा, वो ऐसा लग रहा है कि शिवम दुबे थोड़ा सा भटक ही गए हैं। मुझे लग रहा है कि शिवम दुबे नई चीज कोशिश कर रहे हैं और कई बार क्या होता है कि शुरुआती दौर में ये चीज बड़ी वो होती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो कई बार ये कंट्रोल में आती है और हो सकता है कि चिराग यही चीज जिसको हम आज गालियां दे रहे हैं, ये क्या बॉलिंग कर रहा है, वाइड उन्होंने कहा पिच के बाहर गेंद फेंक दी, एक तो नो बॉल हो गई। तो यही चीज सडनली आपके मतलब ये 19-20 की चीजें, सडनली ये चीज हो सकता है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ इतने कंट्रोल में देखे और आपका जीत का कारण बन जाए। तो ये भी चीजें हमने होते हुए देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है शिवम दुबे इज ट्राइंग समथिंग न्यू, शिवम दुबे कुछ ट्राई कर रहे हैं और वो चीज टप्पे पे पड़ नहीं रही है। लेकिन जिस दिन वो वाइड यॉर्कर पड़ने लगी ना लाइन पे, तो फिर सामने वाली टीम को हम कहेंगे वाह शिवम दुबे वाह। लेकिन अभी तक वाह वाह करने का मौका नहीं दिया, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं। आपको नहीं लगता वो ट्राई कर रहे हैं? और वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर वो एग्जीक्यूट कर पाए तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती। बल्ले बल्ले अगर आपने वेस्ट इंडियंस के आंख से दूर रख दी गेंद तो वो तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं इस मामले में। तो बिल्कुल तो ये चीज है। लेकिन शिवम दुबे भी, लेकिन बॉलिंग में हमारी थोड़ी सी परेशानी आई है, खासकर वरुण चक्रवर्ती की। बीच में तो हम जकड़ लेते थे ना टीमों को, लेकिन अब बीच में रन्स जा रहे हैं, अब बीच में जो है वो कहते हैं ना देसी भाषा में कि बीच में थपेड़े पड़ रहे हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं एक नई समस्या बन के निकली है। नई समस्या इसलिए क्योंकि आपके वरुण के साथ ना आपके पास साथी बॉलर नहीं है। अक्षर ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप टीम में वहां वाला बैलेंस जो है ना, आपको वरुण को अपना परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा डिप आया। वरुण का टेम्परामेंट जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वरुण को फिर से वरुण चक्रवर्ती दिखना पड़ेगा। थोड़ी सी मिस्ट्री जो है भाई की गायब हो गई, थोड़ी सी मिस्ट्री को वापस लेकर आना पड़ेगा। मिस्ट्री जो है
मुझे लग रहा है कि वरुण भी थोड़े से थक गए लगातार गेंदबाजी कर करके, लगातार उनके एक दो ऑफ डेज तो आएंगे ही आएंगे। अब डर यही होता है ना कि आप जब हर समय टर्बुलेंस से गुजरते रहते हैं, हर बार वरुण चक्रवर्ती ने ग्रुप स्टेज में आके अच्छी गेंदबाजी की है ना, तो ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लगातार 10 मैचेस जो है वरुण चक्रवर्ती, 8 मैचेस जो है लगातार वरुण चक्रवर्ती ऐसी गेंदबाजी करते रहे, उनका डिप आएगा ही आएगा। मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज के साथ वरुण चक्रवर्ती को अपना परफॉर्मेंस रेज करना पड़ेगा। और चेन्नई में भी अगर आप देखो वरुण चक्रवर्ती का कल का अगर आंकड़ा मैं देखूं वरुण चक्रवर्ती का जिम्बाब्वे के खिलाफ कुछ ज्यादा खास नहीं था, तो ऐसे में तो मुझे लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती को अगर रेज करेंगे ना परफॉर्मेंस, वरुण चक्रवर्ती 4 में 35, इट्स एक्सपेंसिव। तो और एक ही विकेट वरुण चक्रवर्ती के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो वेरी एक्सपेंसिव। 35 तो ठीक है, 35 रन भी दे दिए, 3 विकेट चाहिए थे। बिल्कुल 3 विकेट भी नहीं है, सिर्फ 1 विकेट है। तो मुझे लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती के थोड़े से रडार से इधर उधर होने की वजह से हमारी बॉलिंग सडनली कमजोर लग रही है। आप देखो चिराग, हम और आप हमेशा ये कहते आए हैं शुरुआत से कि आपके एक्स फैक्टर गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह नहीं है, वरुण चक्रवर्ती है। तो ये जो वी फैक्टर है हमारा, विक्ट्री फैक्टर रहा है, ये विक्ट्री फैक्टर थोड़ा सा डगमगा है। वी को हमारा फिर वापस आना पड़ेगा, वी फॉर विक्ट्री। मुझे लगता है वरुण को कोलकाता में फिर से अपने जो है ना शार्प इन कटर्स, गुगलीज को फिर से थोड़ा सा रीडिस्कवर करने की जरूरत है, थोड़ा सा डिसेप्टिव होना फिर से जरूरत है, क्योंकि मुझे कुलदीप को लाने के कोई चांसेस दिख ही नहीं रहे। टीम कॉम्बिनेशन में कहीं से सेट हो ही नहीं रहे कुलदीप। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि वरुण और अक्षर के साथ ही आप जाओगे, तो ऐसे में वरुण को रेस करना पड़ेगा, फिर से अपने मिस्ट्री को, अपने शार्पनेस को वापस हासिल करना है। और प्लेइंग 11 में इसलिए मुझे कमजोर लग रही है बॉलिंग। प्लेइंग 11 में भी शायद जो पिछले मुकाबले में खेली वही प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी खेलती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऐसा कोई चेंज नहीं होगा। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपनिंग में अब फिक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ईशान किशन नंबर 3 पर, सूर्या नंबर 4 पर, उसके बाद तिलक, हार्दिक, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। तो इसी प्लेइंग 11 के साथ ही मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को भी यही लगता है। अब विनिंग कॉम्बिनेशन इतना अच्छा खेलो, अब इसके साथ छेड़छाड़, इतने मुश्किल से तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन मिली आप लगातार 5 मैचेस खेलने के बाद साउथ अफ्रीका तक आपने वर्ल्ड कप से पहले जो सोचा था उसी को लेकर चले आपने कोई चेंज करने की कोशिश नहीं की, तो अब आप क्यों छेड़छाड़ करोगे? और आपको सबसे बड़ा जो सवाल था, मुझे सबसे बड़ी चीज यहाँ पर टीम मैनेजमेंट की तारीफ करनी होगी। अगर आप इस वर्ल्ड कप को जीतते हो, जो कि मुझे इस वक्त आपसे बेटर टीम यहाँ पर नजर आ रही है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और टू एन एक्सटेंट इंग्लैंड भी। आप मुझे इस समय, हम जिस समय बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज मैच से पहले, मैं वाकई में अपनी टीम को 4थे नंबर पर देख रहा हूँ इस समय। इतना मैं पीछे हो गई हमारी टीम। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हम मीलों आगे थे, लेकिन आज हम नंबर 4 पे हैं। साउथ अफ्रीका सबसे आगे है, न्यूजीलैंड उसके बाद है, इंग्लैंड और उसके बाद हिंदुस्तान। लेकिन हर किसी का मानना है इंग्लैंड और इंडिया का अगर वानखेड़े में मैच होगा तो इंडिया जीतेगा, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए वेस्ट इंडीज को हराना पड़ेगा, उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि इंडिया का जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था ना इस वर्ल्ड कप में अब तक का, वो ये था दोस्तों, हर कोई पूछ रहा था कि संजू सैमसन किसकी जगह, तिलक की जगह या अभिषेक की जगह। समीप राजगुरु हो, चिराग हो, प्रशांत हो, चहल हो, है ना, कपिल देव हो, सुनील गावस्कर हो, हर कोई किसी ना किसी को बाहर कर रहा था। कोई तिलक वर्मा कर रहा था, कोई अभिषेक को कर रहा था। लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक, कुछ लोगों ने कहा कि आप रिंकू को बाहर कर दीजिए, कुछ ने कहा, मेरे ख्याल से इरफान पठान ने कहा था ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप रिंकू को हटाइए और रिंकू की जगह आप ये वाला करिए, संजू को ले आइए और वॉशिंगटन की जगह अक्षर आ जाएंगे। जब ये बात हमारे इंडिया टीवी क्रिकेट में डिस्कस हुई तो मुझे लगा कि हाँ ये हो तो सकता है, लेकिन मुझे लगा ये होगा नहीं। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। ना आपने अभिषेक को सैक्रिफाइस किया, ना आपने तिलक को सैक्रिफाइस किया, क्योंकि दोनों आपके प्रूवन टैलेंट है, दोनों आपके सुपर टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं। आपने दोनों के साथ छेड़छाड़ नहीं की, दोनों के पोजीशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की। तिलक चलो एक पायदान नीचे चले गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो क्या जबरदस्त फॉर्म में दिखे। ये मास्टर स्ट्रोक है चिराग, कि आपने बिना आपके मोस्ट रिलायबल प्लेयर जिनका बैट नहीं चल रहा था उनको सैक्रिफाइस किए बिना टीम में बदलाव किए और टीम की ताकत को वापस लेकर आए। ये मास्टर स्ट्रोक है। अगर आप इस वर्ल्ड कप को जीतते हो, जैसा कि मैंने कहा, तो ये मास्टर स्ट्रोक इसका रीजन होगा। आप कहते हो ना ये मैच किस जगह जाके मुड़ा हमारी तरफ, कहां यू टर्न हुआ इस मैच का, तो ये यू टर्न हुआ है जिम्बाब्वे के खिलाफ, जब आपने जो टीम में फेरबदल किए हैं बिना सैक्रिफाइस किए अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा। ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक बॉस, तारीफ करनी होगी कप्तान की, कोच की, जिसने भी ये टीम मैनेजमेंट में सोचा। ब्रिलियंट, मतलब हैट्स ऑफ, सैल्यूट है उनको। ब्रिलियंट थिंकिंग और काफी मत्थापच्ची की है आपने। ऐसा नहीं कि आपने बैठ के बोला ये कर लो यार, अब कर लो, गुस्सा आ गया, अभिषेक ने 4-0 कर दिया यार, हटाओ इसको।
है ना? पैनिक नहीं किया पैनिक एकदम। आप नहीं, आप इमोशनल हो सकते थे, आप भावनाओं में बह सकते थे, यार ये यंगस्टर से होगा नहीं, इसके बस की नहीं है, हाथ पांव कांपते हैं इसके, यार ये बड़े लेवल पे खेल नहीं सकता, इसको हटाओ। संजू सैमसन के साथ जो हुआ, लेकिन ये सब नहीं किया आपने। तिलक यार इससे तो 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, बार बार ये जो है ना टीम को डुबवा दे रहा है, इसको हटाओ। किसी पर भी ये गाज गिर सकती थी गुस्से की, बिल्कुल कप्तान की या कोच की, यार हटाओ इसको यार, इससे हो नहीं रहा। लेकिन यार अपना संयम बरकरार रखना यार, ड्रेसिंग रूम में ना बिहाइंड द सीन चिराग बहुत बहुत आपने संयम दिखाया। इसका मतलब आप बहुत मतलब ठहराव दिखाया आपने, रुक के बातचीत करके 10 लोगों ने आपस में बात किया होगा, उसके बाद ये फॉर्मूला सामने आया और ये फॉर्मूला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। अगर आप जीतते हो तो इस बदलाव की वजह से जीतोगे आप। बिल्कुल। लेकिन वेस्ट इंडीज की बात कर लेते हैं। कोलकाता में 2 मैचेस खेले हैं उन्होंने इस वर्ल्ड कप में, हमने एक भी नहीं खेला है, तो हमारे लिए फिर से एक न्यू फैक्टर रहने वाला है। लेकिन घर पर खेलते हुए हम लोग ये बातें कर रहे हैं, घर बाकियों का घर बना लिया ना, बाकियों ने एक महीने से बैठे हैं तो उनका घर ज्यादा बन चुका है यार। ये चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत के आए थे, दुबई में जब थे तो सब कह रहे थे कि भाई दुबई में रहने का फायदा हो गया। अब हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप है तो यार मैं ना इस थ्योरी को बाय नहीं करता कि भाई अहमदाबाद में वो बैठी हुई है तो उनका मैदान हो गया। भाई इंडिया हमारा, सब ईडन गार्डन्स और अहमदाबाद में खेल के बड़े हुए हो, आपको एक एक चीज मालूम है। तो बट कहीं ना कहीं आप मानते हो ना कि साउथ अफ्रीका को फायदा तो हो रहा है अहमदाबाद का। वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हुआ, वो हमारे खिलाफ भी हुआ। यार टीम ही बहुत अच्छी है, टीम बहुत अच्छी है, क्रेडिट टीम को दो यार। बिल्कुल। लेकिन वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की यहाँ पर बात करें तो ब्रेंडन किंग, शाय होप। लेकिन आपकी बात में दम है, देखो फायदा तो होता है, फायदा बार बार एक ही माहौल में रहोगे, दोस्तों से लोगों से बात करोगे तो कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, फॉर श्योर 100% फायदा होता है। लेकिन ओवरऑल फिर फाइनली जीत, ऑब्वियसली टीम अच्छा खेल रही है बिल्कुल। लेकिन ब्रेंडन किंग, शे होप, शिमरन हेटमायर, रोमन पावल, शर्फिन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, तो ये भी जो है बल्लेबाजी करते हैं बहुत डीप। इसके अलावा मैथ्यू फोर्ड है, गुदा किशमोटी है, समार जोसेफ यहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं। तो ये वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 हो सकती है। और कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मुकाबला है तो वहाँ के स्टैट्स भी आपके लिए जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। टोटल 18 T20I मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने भी 9 मैचेस जीते हैं, बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने भी 9 ही मैचेस जीते हैं। पहली पारी का औसत स्कोर जो है वो 161 रनों का है, दूसरी पारी का जो औसत स्कोर है वो 139 रनों का है। हाईएस्ट टोटल जो बना है वो बना है 207 रन, स्कॉटलैंड ने बनाया इटली के खिलाफ। लोएस्ट टोटल जो बना है वो बना है 70 रन, जो कि बनाया था बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ। जो हाईएस्ट स्कोर चेज हुआ है वो 162 रन का हुआ है, इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया था। और लोएस्ट स्कोर जो डिफेंड किया है वो 145 रन डिफेंड किए थे न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये कुछ आंकड़े हैं। लेकिन आपने कहा था T20 वर्ल्ड कप का टेम्परामेंट और बायलैटरल सीरीज का टेम्परामेंट अलग होता है, और वो नजर भी आया T20 वर्ल्ड कप में। अब मैं बात करना चाहता हूं सबसे बड़े खतरे की। T20 वर्ल्ड कप्स में वेस्ट इंडीज हमारे ऊपर चढ़ जाती है, बहुत हावी रहती है। ओवरऑल अगर हेड टू हेड आंकड़ों की मैं बात करूं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज T20I में 30 मुकाबले हुए हैं, 19 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, 10 वेस्ट इंडीज ने जीते हैं और 1 मैच नो रिजल्ट था। यानी कि बहुत मार्जिन से टीम इंडिया हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में आगे है वेस्ट इंडीज से, 19-10। लेकिन अब कहानी मुड़ जाती है। हाँ, लेकिन अब है कहानी में ट्विस्ट। हाँ। तो जब वर्ल्ड कप्स में इंडिया और वेस्ट इंडीज आमने सामने होती है T20 वर्ल्ड कप्स में, तो 4 मुकाबले हुए हैं और 3 वेस्ट इंडीज ने जीते हैं। सिर्फ एक ही मैच टीम इंडिया ने यहां पर जीता है। उनके भी मैं अगर आपको बताऊं कब हुए हैं, 2009 में वेस्ट इंडीज ने टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया था। 2010 में वेस्ट इंडीज ने इंडिया को 14 रनों से हरा दिया था। 2014 में इंडिया को जीत मिली थी 7 विकेट से, लेकिन उसका 2016 वेस्ट इंडीज ने टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया था। रोहित शर्मा भी थे। कहां हराया था 2016? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हराया था। और सेमीफाइनल मुकाबला था 2016 वर्ल्ड कप का। चेज कितना किया ये भी बता दो। 193 चेज किया वेस्ट इंडीज ने। विराट कोहली, रोहित शर्मा सब थे। और इस टीम में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या हैं, ये दोनों ही खिलाड़ी 2016 T20 वर्ल्ड कप में भी थे। जसप्रीत बुमराह ने 4 में 42 खाए थे, 1 विकेट मिला था। हार्दिक पांड्या ने 4 में 43 खाए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। तो इस सारी चीजों को अब अगर हम ये जो रायता मैंने फैला दिया है, हाँ। इसको समेटते हुए क्या कहोगे? ये वर्ल्ड कप्स में वेस्ट इंडीज हमारे ऊपर बहुत हावी रहती है। नहीं, ये फियर फैक्टर तो है ही है। कल आप देख लो कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका नर्वस थी स्टार्टिंग के 2 ओवर में 29 रन दे दिए थे जी। मार्को यानसन को समझ में नहीं आ रहा था, केशव महाराज को समझ में नहीं आ रहा था, पहले ओवर में 17 रन। और वो मार्को यानसन टोटली मतलब क्या कहते हैं ना, मतलब सुदबुद खो बैठा था, राइट वर्ड, सुदबुद खो बैठा था, समझ नहीं आ रहा था बॉल कहां डालूं। तो ये अटैकिंग टीम है और हम पर वाकई में हावी हुए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि
आप पीछे जो मैचेस हारे हुए इनसे वर्ल्ड कप में, उनकी अटैकिंग टीम और हमारी अटैकिंग टीम में बड़ा फर्क था। वो बहुत ज्यादा अटैकिंग और बहुत ताबड़तोड़ T20 प्लेयर्स थे, हम लोग इतने नहीं थे। हमें हमेशा देखो स्लो पिचेस में हमें जीत मिली है। अब बांग्लादेश में देखो हमने हराया 2014 में, 7 विकेट से हरा दिया। पिचेस स्लो थी, वहां पे हमने उनको रोक लिया। लेकिन जहां पर पिचेस अच्छी मिल जाए, इंग्लैंड में पिचेस अच्छी मिल जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी मिल गई, तो वहां पे हम उनसे, इंडिया में ही अच्छी मिल गई वानखेड़े में, मुंबई में 2016 में, तो वहां पे हम इनसे पिट गए। तो ईडन गार्डन्स की पिच इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी आसान भी नहीं होगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो उनके बैट्समैन हैं, हम उनसे बहुत खेल चुके हैं। और इनके पास ना एक चीज़ ये है चिराग, कि मुझे लगता है कि इनके पास ना उस तरीके के बड़े मैच विनर्स नहीं, ये पैनिक कर सकते हैं। इनको अगर आपने शुरुआती विकेट इनके ले लिए, तो ये टीम ने देखो कल कैसे पैनिक किया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है ये टीम पैनिक कर सकती है और ये आपको बतेरो चांसेस देंगे। ये ले कैच, ये ले स्टंपिंग कर ले। अगर आपने इनके मौके छोड़ दिए तो ये आपको इतना पनिश करेंगे ना, फिर आप उठ के खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये पनिशमेंट फिर 1-2 रन लेके नहीं देते, ये छक्के लगा के पनिशमेंट देते हैं। बिल्कुल, है ना। हेटमायर की बात करो, आप पॉवेल की बात करो, आप शेहोप की बात करो, ब्रेंडन किंग की बात करो, आप किसी की भी बात कर लो, फोर्ड की बात कर लो, और नीचे एक और उनका बहुत तगड़ा प्लेयर है शर्मन रदरफोर्ड और वो रदरफोर्ड तो है ही, रोमारियो शेफर्ड आरसीबी के लिए खेलते हैं। मतलब बैट पे बॉल लगती है, सीधा जाके स्टैंड्स में गिरती है, तो ये बहुत पनिश करते हैं। लेकिन ये चांसेस भी उतने ही देते हैं। आप देखो हर बार ये चांसेस देते हैं, क्योंकि ये अटैक में जाते हैं। और ऐसे बल्लेबाजों को बॉलिंग हमेशा गेंदबाज करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले गेंद में मुझे विकेट मिल सकती है। आप इनको फंसा सकते हो। जो बैट्समैन ज्यादा मारता नहीं है ना, बहुत बार सूझबूझ से खेलता है, जैसे ईडन मार्क्रम है, वो 70। इस टीम में जेसन होल्डर वैसा खेल सकते हैं, उन्होंने भी कल शुरुआत में दिखाया 89 रन की पार्टनरशिप की उन्होंने 8वें विकेट के लिए। लेकिन जेसन होल्डर ओवर द हिल है, वो खेल गए कल, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो हर समय आप जेसन होल्डर से एक्सपेक्ट करोगे। तो मुझे लगता है कि ये बैट्समैन चांसेस देंगे। और आपके जो मैं एक जो बात कर रहा था, इनके पास ना वो चैंपियन प्लेयर्स इस समय नहीं है चिराग। एक्सप्लोसिव अटैकिंग प्लेयर है ना। जैसे अटैकिंग प्लेयर इनकी अगर आप देखोगे, शमरन हेटमायर अटैक करते हैं, रोमन पावेल, है ना, रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, ब्रेंडन किंग, बिल्कुल, शेहोप, ये सारे अटैकिंग प्लेयर्स हैं। लेकिन इनमें से एक भी आंद्रे रसल नहीं है, ड्वेन ब्रावो नहीं है, क्रिस गेल नहीं है, किरण पोलार्ड नहीं है, मार्लन सैमुअल्स नहीं है। ये वो लेंडल सिमंस भी, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला था। ये ना, ये वो क्लास, चैंपियन वाली क्लास इनमें थोड़ी सी कम है। ये चैंपियन बने नहीं है प्लेयर, तो इनको आप रोक सकते हो, इनको आप पैनिक में डाल सकते हो, ये डर सकते हैं। कल जब एडिन मार्क्रम खेल रहा था ना, इनकी गेंदबाजों की शक्लों की हवाइयां उड़ी हुई, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज लगातार नोटिस कर रहा था। हवाइयां उड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था मायूस हो रहे हैं, शर्मा रहे हैं, भाई क्या हो रहा है, विकेट नहीं ले पा रहे, क्योंकि दब रहे हो, शोल्डर्स ड्रॉप कर रहे हैं। एडन मार्क्रम तो यार ऐसा खूंखार खिलाड़ी है, मतलब एक छक्का मारेगा फिर एक सिंगल ले लेगा, मतलब वो तो पुराना जमाना और नए जमाने का ऐसा मिक्स है, डेडली मिक्स है एडन मार्क्रम। तो एडन मार्क्रम जैसा एक भी खिलाड़ी नहीं है कि आप डरो, है ना। तो हेनरी क्लासन भी ऐसे प्लेयर थे, जब वो एक बार सेटल हो जाते थे तो मारते थे ना भाई साहब, वो तो फिर आपके होश उड़ा देते थे। तो मेरे को लगता है कि आप इस मैच को जीत सकते हो। आपके पास, उनके पास ऐसा टेम्परामेंट वाला, ऐसा वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी नहीं है। जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं वो मैटर नहीं करते। हमारे पास जो यंगस्टर हैं, ये भी वेस्ट इंडीज जैसी अटैकिंग बैटिंग कर सकते हैं। और हमारे पास मैच चलाने वाले 1-2 प्लेयर्स हैं, सूर्या और तिलक जैसे, जो हमने देखा। और बाद में हमने देखा कि हार्दिक ने भी वही काम किया, मैच चलाया है और तेज चलाया है। तो मुझे लगता है कि हम वेस्ट इंडीज को रोकने में यार कामयाब होना चाहिए हमें। मुझे नहीं लगता कि हम नहीं रोक पाएंगे। लेकिन एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर आने वाला है जी, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड। कोलकाता पे आ रहा था, आ जाओ फिर उसी पे, वो बहुत मैटर करता है। क्या स्ट्रेटेजी टीम इंडिया की रहने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया को इस वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो पहले बल्लेबाजी करना ज़्यादा अच्छा रहा है। चेज में कहीं ना कहीं टीम इंडिया फंसती हुई नजर आ रही है। और हम लगातार बात कर रहे हैं, इस टीम के पास कोई भी विराट कोहली नहीं है जो डीप ले जाए, चेज करा दे। अगर टीम इंडिया के अर्ली विकेट्स गिर जाते हैं, शुरुआत में थोड़ा सा पैनिक होता है, तो पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है वो पैनिक में ही निकल जाता है। तो पहले बल्लेबाजी करना ही क्या टीम इंडिया के लिए सही रहेगा, ड्यू और सारी चीज़ों को देखते हुए? जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में मैंने कहा कि हमारी गेंदबाजी की इंटेंसिटी कम हो गई थी, क्योंकि हमने देखा कि 6-7 ओवर में उन्हें 150 रन चाहिए, इम्पॉसिबल टारगेट इनका हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखो गेंद से कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि चेन्नई में ड्यू आ गया, थोड़ा सा ड्यू था। कोलकाता के मुकाबले मैं कहूंगा 30% ड्यू देखा है हमने चेन्नई में जी। 70% ज्यादा ड्यू जो है वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाला है। तो बॉलिंग सेकंड आप जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिस्क लोगे बॉलिंग सेकंड।
आप टॉस जीतते हो तो मुझे लगता है पहले बॉलिंग करोगे, क्योंकि कंडीशंस ऐसी होंगी जो मुझे नहीं लगता कि कोलकाता में सेकंड बॉलिंग का ऑप्शन आपके सामने रखती है। जी, जो टीम टॉस जीतेगी उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। और अगर टीम इंडिया पहले टॉस हारने के बाद अगर बैटिंग करने को उनको कहा जाता है कि जाओ बैटिंग करो, वेस्ट इंडीज भी वैसे पहले बैटिंग करना चाहेगी, ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उनके भी हार्ड हिटर्स हैं, चेज करते हुए उनकी कैलकुलेशन हमेशा बहुत गड़बड़ाती थी, ऐसा नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको अगर पहले बैटिंग करनी पड़ी तो आपको भी वो ड्यू वाले रन भी बनाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये ड्यू फैक्टर बहुत कुछ यहाँ पर जो है ना असर डालने वाला है। और अनफॉर्चुनेटली इस जिसको कि चिराग ने भी कहा वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है जी, इसमें ड्यू फैक्टर का इतना बड़ा रोल होने वाला है। कोलकाता में ड्यू फैक्टर को आप कितना भी स्प्रे कर लो, कितना भी आप सुपर सॉफ्ट चला लो, कितने भी आप ड्रायर्स चला लो, तो ड्यू को आप हटा नहीं सकते हो। तो बॉलिंग सेकंड टीम के पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा सामने उनको। बिल्कुल। चलिए टॉस जाते जीतो, जी, पहले बॉलिंग करो। पहले बॉलिंग करो। जाते जाते थोड़ी सी प्रिडिक्शन होगा, छोटी सी। मुकाबला शुरू होने से पहले क्या लग रहा है अगर रेशो में बांटे, इंडिया आगे लग रही है, वेस्ट इंडीज आगे लग रही है, और कितना आगे लग रही है? इंडिया जीत के साथ पहुंच रही है और वेस्ट इंडीज हार के आ रही है। इंडिया एक बहुत बड़ा स्कोर करके वहां पर पहुंच रही है और वेस्ट इंडीज एक छोटा स्कोर करके और बहुत बड़ी हार के साथ वहां पर पहुंच रही है। जी, वेस्ट इंडीज का मोमेंटम टूटा है, हमारा मोमेंटम लौटा है। वेस्ट इंडीज की टीम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन उनकी क्या है, हमको ये पता चल गया हमारी बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। सब चंगा मतलब। तो सब हमारे पॉजिटिव्स बहुत सारे हुए। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि हम लोग 70-30 इस मैच में आ गए। 70-30 दूंगा इंडिया को गोइंग फॉरवर्ड। ईडन गार्डन्स में खेल रहे हो, होम ऑफ क्रिकेट है हमारा, वानखेड़े ईडन गार्डन्स है ना, हिस्टोरिक ग्राउंड्स है हमारे। तो मुझे लगता है कि 70-30 इन फेवर ऑफ इंडिया मैच स्टार्ट होने से पहले। चलिए, सब चंगा। आपका चिराग का भी मुझे सवाल पूछने में ज्यादा मजा आता है। सवाल पूछने में मजा नहीं आता है, जवाब भी देना पड़ेगा, फंसना भी तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी। मैं 70-30 नहीं दूंगा, मैं 60-40 दूंगा। वो 10% मैंने कम इसीलिए किया है क्योंकि सामने वेस्ट इंडीज है ना, और जब भी वेस्ट इंडीज होती है पता नहीं, हर प्रिडिक्शन फेल हो जाता है, कुछ भी कर सकते हैं एट देयर गिवन डे ना, पता नहीं लगता। एक बार जो आपने कहा ना मारना शुरू हुए तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि करना ऐसा कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, इंडिया जीतेगी। डोंट वरी, सब चंगा है। डोंट वरी, इंडिया जीत रही है। चलिए, सब चंगा। फाइनल खेल रहे हो आप इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में 5 तारीख को, 5 मार्च को आप सेमीफाइनल खेल रहे हो इंग्लैंड के अगेंस्ट। चलिए जी, सब चंगा है मतलब यहाँ पे। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे जैसे हम हर बार करते हैं कि वीटो ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कीजिए। आकाश चोपड़ा मिलते हैं, रविचंद्रन अश्विन आपको यहाँ पर मिलते हैं, उनकी बातें आपको सुनने को मिलती हैं, और क्रिकेट से अलग बाकी एंटरटेनमेंट और बाकी जितनी भी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन है सारी आपको वीटो ऐप पर मिल जाती है। तो जरूर डाउनलोड कीजिए। मिलेंगे आपसे क्रिक वीटो के अगले एपिसोड में, इस उम्मीद के साथ मिलेंगे कि अब चर्चा हो सेमीफाइनल मैच की। सेमीफाइनल में क्या रणनीति मैं 100% श्योर हूं कि हम इसी चर्चा के लिए दोबारा मिलने वाले हैं। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को कैसे पटका जाए, ब्रूक एंड कंपनी। चलिए, कम ऑन टीम इंडिया, जोर लगाओ और सेमीफाइनल में जाओ।